नमस्कार मैत्री शरण गुप्त साहब, आपका स्वागत है। सरोकार के लिए मैं लगातार देशवासियों के हित के मुद्दों पर आपसे बात करता रहा हूं। आज मैं कुछ चुनिंदा मुद्दों पर बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा की तरह पारदर्शिता से, बिना किसी पक्ष का पक्ष रखते हुए, निर्भीक तरीके से राष्ट्र हित में बात करेंगे, जनमानस के हित को ध्यान में रख के। तो मैं शुरू करता हूं। नमस्कार भाई साहब। जी जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि भगवान श्री राम ने जो राम राज्य की परिकल्पना की थी, भगवान श्री राम वाले राम राज की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। आपके जो बहुत बड़े हमारे नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, सुधांशु त्रिवेदी साहब जी, वो बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति हैं, बड़ी उनको डेप्थ नॉलेज है आपकी तरह ही, और वो पूरा जो है अपने शास्त्रार्थ करते हैं या भाषण देते हैं तो बताते हैं सारी चीजें। उन चीजों का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूं और वो सही भी हैं, ऑथेंटिक भी हैं। हाँ, वो शास्त्रों से, वेदों से लेके ही कहते हैं, मतलब वो ऑथेंटिक रहती है। वो उसमें ज्ञान का पूरा फुट रहता है, ज्ञान है। तो अब मैं उसी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ। भगवान श्री राम आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इसमें किसी भी जो है समझदार आदमी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेकर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता उद्घृत तो करते हैं भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए और उनकी बातों को करते हैं, लेकिन उनके क्रियाकलाप जो है वैसे नहीं दिखाई देते हैं जो कि भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण जी ने कहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसको दो तरीके से कहूंगा। एक तो ये है कि ये जो बड़े बड़े लाल टीके लगा के, बड़ी बड़ी आंखों के और देखने में राक्षस जैसे लगने वाले व्यक्ति जी इनमें, और जो जिहाद की बर्बरता वाली बात करते हैं, जो तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, जो कहते हैं कि साहब जो है यदि आप जो है इनको हत्या भी कर देते हो तो 72 हूरें मिलेंगी, इन दोनों में मुझे कोई फर्क समझ में नहीं आता है। और ये दोनों लोग क्या पढ़े लिखे, क्या इन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, या ये शूद्र जो है अज्ञानी लोग हैं, और ये अज्ञानी लोग इस उन्मत्तता को और हिंसा को फैला के अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं। इससे बढ़कर इनका और कोई ध्येय नहीं है। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि ग्राउंड पर जो है, जो हिंसा और जो चीजें हो रही हैं वो बहुत गलत है, और इसके लिए हमें 2 या 3 तरीके के रिस्पॉन्स को ग्राउंड पे क्रिएट करना चाहिए। पहला रिस्पॉन्स मैं जो महसूस करता हूं कि हमें कानून को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा बेहतर और ज्यादा सख्त बनाना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आप हत्या के प्रकरण को सिर्फ कल्पना के लिए मान लें कि हम उसको बेलेबल करके 6 महीने की सजा कर दें, तो आपको नहीं लगता है कि भारतवर्ष में हर गली कोने पे लाशें बिछ जाएंगी? बिल्कुल सही है। तो इसी कॉलोनी को यदि हम उल्टा करें कि यदि हम कानून को सख्त कर दें, पारदर्शी कर दें, और चूंकि ये सब काम कहीं ना कहीं दूसरों के लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करना है, मतलब हम दूसरे के लोगों को जिहादी स्कूल में भेज के उन्हें मरने के लिए तैयार करें और उनको मूर्ख बनाएं कि साहब आपको जो है ना जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, और अपनी खुद की औलादों को विदेशों में पढ़ा के अच्छी नौकरी करवाएं। ये कहीं ना कहीं जो है कहना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं ना कहीं दोगले चरित्र का परिचायक है कि नहीं है? तो हमें ग्राउंड पर जो है अच्छा सख्त कानून बनाना चाहिए। जो चीजें चाहे किसी ने बाद में जोड़ दी हो, क्योंकि ये कहना सही नहीं है कि भगवान का दिगंबर, भगवान का दूत कोई गलत बात करेगा, यदि वो भगवान का दूत है तो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि चीजें बाद में मिलावट कर दी गई हो। जैसे किसी का भी हम पढ़ रहे थे, हम सुन रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि रामचरितमानस का, रामायण का युद्ध कांड जो है जिसमें कि रावण से लड़ाई लड़ी जाती है,
और वो फाइनल है। उसके बाद कोई उत्तरकांड था ही नहीं, ये किसी ने फर्जी बनाया है, राइट। और उसने अपनी दलील के बारे में ये कहा है कि जब किसी भी किताब को जो है ना हम कंप्लीट करते हैं तो जी उसको पढ़ने का क्या लाभ होगा, और ये सब चीजें लिखते हैं। जी युद्ध कांड के जो लास्ट के 9 जो वो हैं, श्लोक हैं, जी वो इसी सब चीज को बताते हैं कि इसको पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा, ये जी क्या होगा। और इसके बाद जो है राम सीता जो है हजारों वर्षों तक जो है उन्होंने राज्य किया और राम राज्य स्थापित किया। जी तो इसका मतलब है कि युद्ध कांड के बाद ही रामायण खत्म हो गई, राइट। जी इसका मतलब है उत्तरकांड और ये वनवास भेजना और लव कुश का पैदा होना, जी ये किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड की उपज है ये। जी मतलब हमको वास्तविकता नहीं मालूम है, जी लेकिन उस व्यक्ति ने जो जिस तरीके से तार्किक ढंग से बातों को बताया है, जी मैं उससे कन्विंस होता हुआ प्रतीत होता हूँ। जी मैं उस बात को, तो ऐसा ही बात हमें दूसरे धर्मों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जी कुछ चीजें कुछ जी दुष्ट दिमागों ने जी गलत लिख दी हैं, जी जो कि किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकती हैं। जी जैसे हमारा संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि जी हर किसी को अपने फेथ और कॉन्सेंस से धर्म मानने की इजाजत है। जी तो वो इस्लाम को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता है ना कि तलवार की नोक पे तुम आप हमारा धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो हमारा जी गला काट दो। दे जी सकता है क्या? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता है। इसका मतलब है कि हमें एक स्पष्ट कानून बनाना चाहिए, और बल्कि हम जो है इस अवसर का यूज करते हुए हर धर्म को छान लें। जहां कहीं पे भी संविधान की व्यवस्था, मानव और ह्यूमन राइट के वायलेशन जैसी कहीं कोई भी चीज दिखाई देती है, तो हम उसको स्पष्ट कानून में कन्वर्टर करें और उसे अपराध बनाएं, उसको नॉन अवेलेबल करें, 10-10 साल की सजा रखें और संपत्ति जब्त करने का भी उसमें प्रावधान कर दें। तो अभी जो इस आडंबर का, इस दुष्प्रचार का लोग वाग अपने हित में यूज कर पा रहे हैं, उससे संपत्ति अर्जित कर पा रहे हैं, उससे अपने आप को जो है ना राजनीति में स्थापित कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे जहां सभी धर्म के लोग शांति से जिएंगे भी, और वो इस दुनिया में जो भी आत्मा आई है वो किसी न किसी पर्पज से आई है, जी और धन कमाना वो पर्पज नहीं है। जी खाना पीना सो जाना और कुछ समय बाद मर जाना ये भी मकसद नहीं हो सकता है। जी कहते हैं मानव का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, जी तो मानव का जन्म मिलने के पीछे इस आत्मा की जर्नी में कोई बड़ा मकसद है, जिसको हम सब जो है अब ये मटेरियलिज्म में फंस के भूल गए हैं। मैं तो कहूंगा कि आत्मा का वो मकसद भी कुछ हद तक फलीभूत होने के यदि हम वातावरण निर्मित कर सकें, तो हम मानव जन्म लेने को जो है ना सार्थक बना पाएंगे। अच्छा, भारतीय संविधान में आप अभी जो है, जैसे मोहन भागवत जी ने भी कहा और कई विद्वान लोग कहते हैं कि हमें पूरे संविधान की समीक्षा करना चाहिए, सिर्फ आरक्षण की ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि संविधान की भी समीक्षा कर लीजिए, क्योंकि देखो संविधान जो है, एक चीज तो आप मानेंगे कि संविधान का 80% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। एकदम सही है, सही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य चलाने के लिए बनाया था। एकदम सही है। इस देश की सेवा के लिए नहीं बनाया था, राइट। तो हमें ऑब्जेक्टिवली देखने में कोई बुराई नहीं है कि हम संविधान को भी देखें, खुले दिमाग से देखें, और एक अच्छे भारत के निर्माण करने के दिमाग से देखें। और संविधान की व्यवस्था के विपरीत यदि जानबूझ के तुष्टीकरण के लिए कुछ नियम कानून बना दिए गए हैं, तो जिसकी तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं उसका भला नहीं है, वो अपनी तुष्टीकरण कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यदि जो है आज जो है अरविंद केजरीवाल गोल टोपी लगा के किसी के घर जाके 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं और बाकी लोगों को प्रति संभाव रख के उनको 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, तो ये शुद्ध राजनीति है, शुद्ध जो है लोगों को मूर्ख बना के अपना वोट बैंक जो है ना कंसोलिडेट करने की घृणित राजनीति है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक के जो विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को इतना ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस खुद जिम्मेदार है कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए। इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, केजरीवाल इन दुष्ट राजनेताओं का बाप साबित हुआ है। जी।
उसने कहा कि तुम जो है फ्री भी बांटोगे, तो उसने कहा कि हम तुमसे दुगनी फ्री भी बांट देंगे। उसने कहा तुम साले देश के वेज को खाओगे, तो उन्होंने कहा हम और जल्दी देश को बेच देंगे। जी तो वो मैं जो है ना केजरीवाल को देखता हूँ कि जी उसने जो है ना हर तरीके से अपने जी आप को इनका बाप साबित कर दिया है। जी और इनकी नाक के नीचे 70 सीटों में से 67 सीटें जीती हैं और इतिहास रच दिया है। जी तो वो हर हालत में जी छोटी उम्र होने के बावजूद भी वो जी इन सभी को का अपने आप को बाप साबित कर रहा है कि इसका वो मतलब बाप वो है। बहुत बड़ा घाघ और धूर्त और बिल्कुल 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 मक्कार है। बिल्कुल बिल्कुल वो जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें वो सब उपाधियां छिपी हुई अच्छा। हैं। जो उपाधियां आप दे रहे हो ना, वो जी सब उपाधियां, बाप से बड़ी उपाधि थोड़ी हो सकती है कि साला इसका बाप हो गया हुआ है। अच्छा, हाँ। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो माहौल चल रहा है, दलित समुदाय के लोग, ओबीसी के लोग ये दावा करते हैं, बामन मेश्राम जैसे नेता, कि हम मूल निवासी हैं भारत के, असली हम हैं, देखो ये तो वोल्गा से असली और आए हैं। नकली के चक्कर में कोई ना रहे। जी जो भी इस जगह पे आया है वो भगवान के जो है ना उससे आया है, जी माता पिता के उससे आया है। जी किसका कौन है, क्या साथ में लेके आए थे, क्या साथ में लेके जाओगे, तुम असली हो इस बात की कौन गारंटी दे रहा है। जी तो हम ये कह रहे हैं, चाहे वो हो सकता है कि कोई वहां का ओरिजिनल वो हो, लेकिन हम्म, आज इस बात का जो है ना बात करना सिर्फ मूर्ख बनाने वाली और अपनी जो है ना स्वार्थता की बात है। आज इन तर्कों पे और उन पे बात नहीं करना चाहिए। जी आज हमें बात करना चाहिए कि किसी की भी हिम्मत ना हो गड़बड़ी करके अपना लाभ कमाने के लिए देश में विद्रोह की स्थिति करे, देश जी में जो है बगावत की स्थिति करे, देश हम्म, में हिंसा की स्थिति करे। और हम्म, देश उसको इन्होंने खुल्लम खुल्ला चैनल पे आकर जो है धमकी देने की तो सोच जो है ना किसी के दिमाग में भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो जी किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जी ना हिंदू धर्म को, ना क्रिश्चियन धर्म को, ना मुस्लिम को, ना किसी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपने यदि एक जैसे आप अपने हाथ में यदि आग लेंगे तो वो बिना किसी भेदभाव को आपको जलाती है कि नहीं जलाती। हम्म, तो यदि आप गलत बोलोगे तो जेल में जाके सड़ोगे। ये जी व्यवस्था हमें सुनिश्चित कर देना चाहिए। जी हम इनके तर्कों में फंसेंगे तो जी हम इनके मकड़ जाल में फंस जाएंगे। हमें इनके तर्कों में नहीं फंसना है। हमको सिंपल बात ये कहना है, जो बात आप कह रहे हो वो गलत है, देश के हित में नहीं है, लिहाजा ये अवैध होगा, कानून होगा, साले तुमको जेल में सड़ा देंगे। और क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी में 1 महीने के अंदर उसमें कन्विक्शन होगा, तुम साले जेल में सड़ जाओगे। और अब नए कानून के तहत हम आपकी संपत्ति भी जब्त करेंगे। जी और अच्छा आपने हम आपके उत्तर को भी मानते हैं कि जी संपत्ति को हम जनरली तोड़ेंगे नहीं। जी हम सिर्फ उसी बिरले केसेस में तोड़ने का स्पष्ट प्रावधान करेंगे जी जहां पर ये महिषासुर बन गए हैं, जी जहां पर ये भस्मासुर बन गए हैं। तो जी ये सिद्ध करने के लिए कि तुम जी साले शेर नहीं हो, तुम हम्म, साले गीदड़ हो, तुम जी साले लुच्चे हो, तुम्हारी ये औकात है। जी तो वो कभी कभी कभार जो है ना जैसे विराट स्वरूप अपन दिखाते हैं, जी तो वो स्वरूप के बतौर होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः जो है संपत्ति जो क्रिएट की गई है उसे राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए और जी उसे राष्ट्र के हित में यूज किया जाए। जी लेकिन कुछ कुछ केसेस में जहां पर कि लोग बहुत बड़े हो गए हैं, जी उनको उनकी साइज का एहसास दिलाने के लिए उस जी संपत्ति को नष्ट करना भी एक ज- उचित उचित हाँ जो है अच्छा ना एक निर्णय है। हाँ। जी एक सवाल और, जैसे आपने कहा कि लोग धूर्त हैं, राजनीति करके दोगलेपन की तुष्टीकरण करके पैसा कमा लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक सिस्टम बनाया था कि सारे सांसद जो है अपनी आय और व्यय का ब्यौरा जो है पेश करेंगे हर साल। तो वो परंपरा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज बीजेपी की सरकार 7.5 साल हो गए, उस परंपरा पर जो है अमली जामा जो है कंटिन्यू नहीं पहनाया गया। इसको किस नजर से देखते हैं? देखो, सभी लोग दुष्ट हैं और ये आसुरी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप पार्टी में मत जाइए। सभी पार्टियां ये जी दोगले चरित्र को दिखा रही हैं। ये जी सभी आसुरी शक्तियां हैं, राइट। जी कोई छोटी असुर कोई बड़ा असुर हो सकता है, लेकिन असुर सभी हैं। और इनकी नीयत भी साफ नहीं है, जी क्योंकि आप जो है जो चीज को ग्राउंड पे कर रहे हो वो जी ग्राउंड पे करने की बात ही नहीं है।
उसे आप कानून के मंदिर में करिए, नियम कानून बनाइए। अंग्रेजों की जो व्यवस्था एज इट इज ले ली गई है, जिसमें कि आप गुलाम थे, आज वो व्यवस्था एज इट इज है। आज एक पटवारी आपके खिलाफ साला कुछ भी लिख देता है, आपकी जो है ना चप्पलें घिस जाएंगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा। नमो, मैं जो एडीएम है मिस्टर आचार्य राजस्थान के, मैं उनका बड़ा उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई। उन्होंने कहा कि साहब एक बनिया था जिसका नाम था विद्युत कुमार। पटवारी ने दुष्टता से उसको विद्युत कुमार को कुमार हटा के विभाग लिख दिया। वो बेचारा 30 साल से परेशान था। और उसके भाग्य से जो है ये आचार्य साहब जो है ना वहाँ एडीएम बन के पहुंच गए। इनके इंटरवेंशन से वो विद्युत विभाग फिर से विद्युत कुमार हो गया। तो मैंने उन आचार्य साहब से पूछा कि आपने उन पटवारी महोदय का क्या किया? उसको सजा दी, उसको सस्पेंड किया? बोले नहीं साहब, उसको तो सस्पेंड नहीं किया। तो हमने कहा कि देखिए, आपने उसे न्याय दे दिया क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन आपने उस व्यवस्था को तो नहीं बदला। तो सवाल ये है कि हमने अपमानित करने की, घोषित करने की और जो है ना शोषित करने की और गुलामों पे शासन करने वाली व्यवस्था है, हमने दुष्टता पूर्वक उसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कन्वर्ट ही नहीं किया है, जहां पर हम जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो पब्लिक फिगर है, यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेते हैं तो उन्हें कंपनसेशन देने के लिए बाध्य होना चाहिए और वो अपने आप उस नौकरी से डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। तो इवन जो जज भी है, न्याय करना उसका फंक्शनल दायित्व है। यदि वो आंखें बंद करके गलत निर्णय लेता है तो उसे अपने डिसीजन को डिफेंड करना होगा, और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाता है तो ही सीज टू बी ए जज, वो जज नहीं रहेगा और उसे ऊपर से कंपनसेशन देना पड़ेगा। और यदि उसने कुछ आपराधिक मानसिकता से आपराधिक कृत्य के बतौर जो है ना काम किया है तो हो सकता है उसे जेल भी जाना पड़े। ये व्यवस्था हमको करना चाहिए। ये तो नेचर की यही व्यवस्था है कि यदि आप आध हाथ में लोगे तो जलाएगा, वो तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि भाई साहब आप जो है ना अली साहब हैं तो हम आपका हाथ जला देंगे, अच्छा आप पंडित जी हैं तो आपका हाथ नहीं जलाएंगे। ऐसा करता है क्या कोई? आग तो ऐसा तो कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, नेचर तो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। तो ये जो हमने डिस्क्रिमिनेट करने की जो पॉलिसी ली है, ये शुद्ध हमारी राजनीतिक दुष्टता है और हम उसे राजनीतिक ध्येय के लिए कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी दो दुष्टता कर रहा हो, चाहे धर्म के ठेकेदार कर रहे हो, चाहे जाति के ठेकेदार कर रहे हो, चाहे राजनीति के ठेकेदार कर रहे हो, इन सब दुष्टों की दुष्टता को जो है पकड़ने का और जेल में डालने का व्यवस्था हमें करना होगा। और ये व्यवस्था भी ऐसी बहस में और सेमिनार में नहीं हो पाएगी, ये व्यवस्था हमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ही करना होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, धर्म के ठेकेदार और जाति के ठेकेदार और राजनीति के ठेकेदार लोग जो है अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, उनको दंड नहीं मिल रहा है, तो ये व्यवस्था दुरुस्त हो कि ये तीनों ठेकेदार जो है दुरुपयोग न कर पाए अपनी ताकत, अपनी सत्ता और अपनी हनक और भनक का, धमक का, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसको हम हमेशा जो है, मुझे रामचरितमानस में, गीता में हर बात का समाधान मुझे दिखाई देता है जी। तो इसमें हमें समाधान, जो हम चौपाई आपको हमेशा सुनाते रहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भयविन होए न प्रीत। तो हमें आज जो हमारे चुने हुए नेता हैं, हमारे वोट से वो चुने गए हैं, उन्हें सही कानून बनाने की उनकी ये पदी जिम्मेवारी है। तो पहले हम उनसे अनुनय विनय करें, यदि वो नहीं मानते हैं तो भर्त्सना करते हुए उन्हें हम विवश करें, और यदि वो फिर भी विवश नहीं होते हैं तो ऊर्जा केंद्रों को के माध्यम से सभी लोगों को, सभी धर्मों के, सभी जाति के सभी लोगों को जोड़ते हुए एक महा ऊर्जा केंद्र की संयुक्त प्रकाश से इन लोगों को जो है ना हम पराजित करें। यही एक जो है बहुत प्रभावी व्यवस्था है। इसमें पैसे भी खर्च नहीं होंगे, कोई रिस्क भी नहीं है, और हम संकल्प के माध्यम से जुड़े। लेकिन हमें जो है ये ठेकेदारों से को जो है ना ठिकाने लगाना होगा, और इनको ठिकाने लगाने का केवल एक ही तरीका है कि हम समग्र कानून और समग्र व्यवस्था स्थापित करें। हमारी मशीनरी भी प्रभावी होना चाहिए। आज हमारी मशीनरी जो है वो पूरी तरह से निष्प्रभावी है।
आज जो है 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर जो है 7 बिंदु जजमेंट दिया था और ये अपेक्षा की गई थी कि पुलिस जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त हो जाएगा। जी। इन दुष्टों ने 2006 से 2022 के बीच में 16 सालों में इंटरफेरेंस तो छोड़ दीजिए, इन्होंने पुलिस पर पूरा फुल और कंट्रोल आधिपत्य स्थापित कर लिया है। जी। आज एक सिपाही से लेकर डीजी जी। बिना पॉलिटिकल मेहरबानी के ना तो पोस्ट हो सकता है, ना ही अपने पद पर बना रह सकता है। जी। तो ये दुष्टता तो करते ही जाएंगे। हमें इनसे अनुनय विनय प्रार्थना पहले करना है, जो कि संभावना 99% है कि ये लोग दुष्ट लोग हैं, आसुरी शक्ति हैं, ये किसकी अनुनय विनय प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन अपना कर्तव्य अपन पूरा करें जी। और इसके बाद यदि नहीं मानते हैं तो इनकी हम भर्त्सना करें, इनको विवश करें। और विवश आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों की शक्ति विद्यमान होगी, तब ये आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार होंगे, संभवतः विवश भी होने के लिए तैयार होंगे, संभवतः वो कानून के मंदिर में बैठ के व्यवस्था पूर्वक वो सब प्रावधान भी करेंगे जिसके ड्राफ्ट बना के अपन इनको देंगे। मैथिली शरण जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की पीठ पे खड़े होके अच्छी अच्छी बातें करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया और 3 बार बन गया, पंजाब में भी सरकार बना ली। आप जो है ऊर्जा केंद्र स्थापित कर रहे हैं और पूरे देश में आपको समर्थन भी मिल रहा है, भगवान करे और मिले। समर्थन मिलने के बाद आप जो है ईमानदारी से कार्य करेंगे, इसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण आप दे सकते हैं और क्या आपकी जो है योजना है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो धूर्तपना कर रहा है पूरी राजनीति। हर व्यक्ति का एक चरित्र होता है भाई जी। तो जी। जो व्यक्ति मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जी। मध्य प्रदेश में भी काम करते देखा है और उन्होंने देखा है कि किसी भी मुख्यमंत्री की भी हिम्मत नहीं हुई मेरे काम में इंटरफेयर करने की, सिफारिश करने की। भगवान के उससे जो है ऐसा जो है हमने टेन्योर एंजॉय किया है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कोई मजबूरी नहीं है ये करना, राइट। तो हम जो है देश हित में वो बातें कर रहे हैं और हम उन डॉक्यूमेंट्स को भी पब्लिश कर रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत की सोच क्या है। पहले तो क्राइम फ्री भारत की जो ओरिजिनल सोच है 5 सर्टेनिटी वाली, और जो अब एक्सटेंडेड सोच है, क्योंकि जो हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं यह प्रजातंत्र का गला घोंट रही हैं, ये प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। लिहाजा हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, हमें अपराधी विहीन राजनीति चाहिए। ये कहते हैं कि साहब जो है ना कुछ उल्टे सीधे मुकदमे कायम हो गए होंगे, तो ये बात आप उस चपरासी के बारे में नहीं सोचते हैं जिसके बेचारे वो तो आपके पेट का सवाल है? और ये इतने बड़े लोग नहीं है कि इनके ना रहने से जो है ना ये देश को लीडरशिप नहीं मिलेगी, है कि नहीं। और फिर दूसरी बात है कि आप अकाउंटेबल सिस्टम जमीन पे लाइए। यदि पुलिस फर्जी कार्रवाई करती है, फर्जी विवेचना करती है, फर्जी चालान पेश करती है, तो उसकी नौकरी जाना चाहिए और जेल में जाना चाहिए उसे। हंसना और गाल फुलाना क्यों होना चाहिए? लेकिन पुलिस का तो मिसयूज करते हैं राजनेता, और राजनेताओं का इस्तेमाल करते हैं जजेज उनका इस्तेमाल करते हैं, सब पारितोषिक लेते हैं। ज्यूडिशरी और लेजिस्लेटर और ब्यूरोक्रेट्स आपस में घालमेल करके, और अब मीडिया को भी मिला लिया, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी जुडिशरी को सल्यूट करना चाहूंगा कि जिस जुडिशरी का जन्म जो है राजनीतिक मेहरबानी से हुआ हो, फिर भी वो एक अच्छा काम कर रही है। अदर भाई आप ये बताइए, एक वकील जिसकी हो सकता है वकालत भी ठीक ढंग से ना चल रही है, वो राजनीतिक मेहरबानी से हाई कोर्ट का जज बनता है। यदि वो कम उम्र में हाई कोर्ट का जज बन गया है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी बनेगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेगा। तो जिस व्यक्ति का जन्म जो है पॉलिटिकल मेहरबानी से हुआ हो, वो इसके बावजूद भी कुछ एबरेशन को छोड़ दिया जाए, तो आप बात करें उससे मैं बात से पूर्णतः सहमत हूं मैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इन परिस्थितियों में फिर भी जुडिशरी अच्छा काम कर रही है। अब समय आ गया है कि हम लेजिस्लेचर को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से अलग करें। हमने जो है आज ही एक वीडियो जारी किया है
फेसबुक पे, और उसमें हमने ये बताया है कि कैसे हम खर्च विहीन चुनाव, ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था में दो लेवल के चुनाव करेंगे, एक लेजिस्लेचर का, और लेजिस्लेचर से फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का अलग चुनाव होगा। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने जाएंगे वो अपने पूरे टेन्योर में रहेंगे, अनलेस अपने कंडक्ट में कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन वो कर देते हैं जिससे वो उन्हें पद से च्युत होना पड़े, लेकिन उनको कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। कानून के हमने 3 स्रोत भी उसमें बताए हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ड्राफ्ट ला सकता है, लेजिस्लेचर ड्राफ्ट ला सकता है, और हम और आप जैसे साधारण लोग भी ड्राफ्ट ला सकते हैं। उसे कुछ मिनिमम लोगों का समर्थन यदि मिल जाता है, लोग सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो कानून के बतौर जो है लेजिस्लेचर में पेश हो सकता है, और ये एक्ट जो है एज ए फुल एक्ट पास नहीं होंगे, ये सेक्शन वाइज पास होंगे, और हर सेक्शन पे बहस होगी। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा वो वहां पे बैठेगा पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए। वो जो है कानून का ड्राफ्ट पेश कर सकता है, लेकिन उसे वोटिंग राइट नहीं होंगे, वो कानून पास नहीं कर सकता है। हमने उसमें ये बात भी बताई है कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो रिलेशनशिप है, इसे और आर्टिकुलेट करने की जरूरत है। तो जैसे जो है कैबिनेट किसी चीज को भेजता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट उसे वापस करके रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि उसको कैबिनेट दोबारा अप्रूव करके भेज देता है, या पार्लियामेंट दोबारा उसको कानून बना के और पास करके भेज देती है, तो फिर प्रेसिडेंट को उसे जो ना नोटिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगी। ठीक है ना जी। हमें अच्छा ये बताइए, ये बहुत बहुत नाजुक चीज है, सुन लो उसको जी। तो ऐसा ही हमने कल्पना की है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी का भी संबंध इसी तरीके का किया जाए। यदि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कुछ गलत निर्णय लेते हैं, तो अंदर के ब्यूरोक्रेट का जो है यह कंडक्ट रूल और उसकी पदे जिम्मेवारी होना चाहिए कि पूरी एनालिसिस के साथ जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन को रिकंसिडरेशन के लिए सबमिट कर सके, राइट। और यदि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपनी हठधर्मता से गलत निर्णय लेती है, तो फिर जो वो ब्यूरोक्रेसी है, कल यदि वो अपराध की में कन्वर्ट होता है, तो वो ब्यूरोक्रेट उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, अकेला वो राजनेता जेल के शिक्षों में जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमें करना होगी। तो हमें बहुत सारी चीजों में रीडिफाइनमेंट, रीआर्टिकुलेशन की जरूरत है, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बनाई थी, और इन काले अंग्रेजों को भी बहुत सूट कर गई है, तो उन्होंने उसको यथावत रखा है। आज जो है पॉलिटिकल मास्टर इस पूरी व्यवस्था को यूज, अब्यूज और मिसयूज कर रहे हैं, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। हम ये एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है ये कहती है कि हम राम राज की स्थापना के लिए कटिबद्ध हैं, तो सबसे पहले जिन चीजों पे आप प्रकाश डालते हैं उसको मानती क्यों नहीं है सरकार? आप तो बहुत अच्छी बात कहते हैं। देखो, वो राजनीति कर रहे हैं और वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करके मूर्ख बना के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए मैं उनको आसुरी शक्तियां कह रहा हूं। कोई छोटी आसुरी शक्ति है, कोई बड़ी आसुरी शक्ति है, लेकिन सोच में तो सभी आसुरी शक्तियां हैं। यदि नेहरू जी ने गुंडों की 2 पार्टियां बना के, एक पार्टी जो उनके पक्ष के लोग नहीं थे उनको वोट डालने जाने से रोका, और दूसरे के फर्जी वोट डाले, तो आज के दुष्ट नेताओं ने तो अपराधियों को ही टिकट दे दिया, तो ये बड़े दुष्ट कहलाए कि नहीं कहलाए? हाँ, तो ये बताइए कि इनका जो है ये चुनाव आयोग भी जो है अपनी भूमिका नहीं निभाता है ठीक से। अरे भाई देखो, ये सब लोग जो है अपने मालिकों की, अपने जो है ना लॉर्ड्स की जो है सेवा कर रहे हैं। उन्हें आपने बनाया है क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नहीं, आपने बनाया है क्या? तो जिन्होंने बनाया उनकी सेवा करेंगे वो। अच्छा, तो इसका डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है, जो बड़ी जिम्मेदार पद है उनका डायरेक्ट जनता के बीच में अगर चुनाव हो तो क्या कुछ स्थिति बदलेगी? नहीं, मेरा ये कहना है कि देखो, चुनाव एक चीज है, राइट जी, और कुछ चीजों पे जहां हमको टेक्नोक्रेट्स चाहिए, वहां पर हमें और डिस्क्रीट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्री सिलेक्शन व्यवस्था चाहिए, जैसे यूपीएससी की व्यवस्था है।
तो इट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जी। राइट। तो हमें ऐसे ही इंस्टीट्यूशन लेकिन अब क्रिएट तो करना यहाँ पड़ेगा। बीजेपी ने जो है आईएएस आईआरएस भी बनाना शुरू कर दिया बिना कंपटीशन के। तो देखिए, उन्होंने उसको वो नहीं कहते हैं कि बनाना शुरू कर दिया है, दैट इज कॉल्ड टेकिंग समबडी ऑन डेप्टेशन। इट इज कॉल्ड दैट आप जो है उनको वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है ना ऑन डेप्टेशन ले रहे हो। नहीं तो पावर तो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो ना। एक मिनट, मुझे इस पे प्रकाश डालने को जरा, मैं जी। थोड़ा अच्छे ढंग से प्रकाश डालूंगा। जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जी। इसमें यदि टेक्नोक्रेट जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, यदि आप उनको लाते हैं तो वो फ्रेश थिंकिंग लेके आएंगे। जो ब्यूरोक्रेट जो है, जो कभी उन्होंने कंपटीशन में करके चले आए और उन्होंने अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया और पूरी जिंदगी भर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते रहते हैं हम जैसे लोग, उनकी बजाय यदि ये लोग जिन्होंने अपना कुछ आयाम कायम कर लिया है, सफलता प्राप्त की है, नेशनली और इंटरनेशनल प्राप्त हुआ है, यदि उनकी कुछ ही जगह पर उपयोगिता है तो उन्हें लाना एक बहुत अच्छा निर्णय है। नहीं तो फिर आप एक मिनट, मुझे मेरा कंप्लीट, साहिल भाई मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, मैं बहुत लोडेड स्टेटमेंट देने वाला हूँ जी। मेरा इसमें कहना है कि यदि आप इन पदों पर जी आरएसएस या उनसे जुड़े हुए लोगों को कुटिलता पूर्वक लाते हैं तो ये फिर जो है ना राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आएगा, फिर ये राष्ट्र प्रेम की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कृत्य वही है, सोच क्या है और किन लोगों को आप चयनित कर रहे हैं और कितना ऑब्जेक्टिव है। अभी मैं एक बंदा है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी में ही उसकी जिंदगी निकली है, उससे मैं बात कर रहा था और वो कह रहा था कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों बनाते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें ना हो, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ना हो। रेगुलेटरी अथॉरिटी हम अपॉलिटिकल डिसीजन के लिए बनाते कि नहीं बनाते हैं? लेकिन वो भी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है उसका चेयरपर्सन। करेक्ट, मैं यही कह रहा हूं कि ना केवल उसका चेयरपर्सन पॉलिटिकली नॉमिनेटेड होता है, बल्कि उसको ये लगातार उंगली करके उसको ठीक से काम भी नहीं करने देते। जी, ये बात आपने कही, सही है। नहीं, मैं बात सही कहूंगा क्योंकि मैं वो अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ ना, मैं थोड़ी किसी से डरता हूँ। हाँ, मैथिली शरण गुप्त किसी से नहीं डरते। अच्छा मैथिली शरण साहब, एक चीज बताइए। हाँ। टेक्नोक्रेट की बात आपने कही, एक्सपीरियंस आदमी की बात कही, बिल्कुल सही है। राइट हित में लोगों को लाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो आपके इतने महत्वपूर्ण सुझाव क्राइम फ्री भारत बनाने के लिए, संविधान में जो संशोधन करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को लेकर आपके विचार, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आपके विचार, कानून को लेकर आपके विचार, विकास को लेकर आपके विचार, इन सबको भारत सरकार को आप अवगत भी कराते रहे और वो लोग जो है अभी तक नहीं मानते हैं। नहीं, तो ये तो माना, तभी वो नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित हुई है और मैं उसका प्रोजेक्ट लीडर भी हूँ। लेकिन जमीन पे उतारने की उनकी प्रायोरिटी नहीं है, पॉलिटिकल सोच नहीं। तो फिर ऐसी चीज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर या इंचार्ज होने का क्या मतलब जो मूर्त रूप ना ले पाए? करेक्ट। तो इसलिए तो हमने जो है ये अल्टरनेट स्ट्रेटेजी निकाली है कि हम तो उसे मूर्त रूप लेके ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तभी हमने ये जो इतने सारे हम एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे हैं जी। हम चाहते तो खुश रहते कि हाँ हमने भाई अब जो करना था हमने कर दिया, हमने एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया, वो जो है ना नेशनल पुलिस बन गया और मैं उसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ। अब मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ और क्या करूँ मैं, जी राइट। लेकिन हम तो उस पर सरेंडर नहीं कर रहे हैं ना जी। हम तो लगातार जो है इतनी मेहनत तो शायद कोई राजनेता नहीं कर रहा है जितनी मेहनत मैं कॉन्सेप्ट को रिफाइन करने में, कॉन्सेप्ट को समझाने में और वो भी आम आदमी को समझाने में मैं जितनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, आप ये मानेंगे कि हम काफी एनर्जी लगा रहे हैं। जी, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लगा रहे हैं और उस एनर्जी में हमारी एनर्जी भी तो जुड़ी है। पक्का जुड़ी हुई है, पक्का तो जोर से जुड़ी हुई है। और आप जो है स्वयं पहल करके उसमें चर्चा में भी जुड़ते हैं, उसको एक अच्छा जो है स्वरूप में रिफाइन करने में आपसे बातचीत करने के दौरान मुझे मदद मिलती है। क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट इतने पावरफुल हैं जी और इन्हें ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन होंगे जी, तभी ये काम कर पाएंगे। क्योंकि नहीं तो ये जो लोगों को बिठाएंगे जी, वो चाटुकार होंगे और हम सब लोग तो जो है ना इतने स्वार्थी हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि यदि हम कुर्सी पर बैठे ही बैठे जो है ना
हमको जो है मरने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी तो हम उस छोटे से लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी मतलब ये कई बार हम इस बात को इस ढंग से कहते हैं कि हम लोग कोई बड़े लोग नहीं हैं, जी हम लोग बड़े पदों पर बैठे हुए छोटे चरित्र के लोग हैं, खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं। यदि हम नेशनलिस्ट बन जाएंगे, यदि 10% और भी यदि हम अच्छे ढंग से नेशनलिस्ट बन जाएंगे और ताल ठोकने लगेंगे तो जमीनी व्यवस्था ना बदले, ये संभव ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपसे हमारा शुरू में जो डिस्कशन हुआ था कि पूरा जो है राष्ट्रीय लेवल पे जो है जन जागरण इसको किया जाए पूरा, अब तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, काफी जो है कनेक्टिविटी बन रही है आपके प्रयास में। तो उस प्रयास को तो भी इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के साथ साथ मेरा पब्लिक में। मेरा सोचना ये है कि दोनों जी चीजों को अपन को साथ में करना चाहिए। जी क्योंकि देखिए, यदि आप अकेले घूम रहे हैं जी तो आप अपने प्रभाव क्षेत्र तक ही सीमित रह पाएंगे। बिल्कुल सही है। यदि हम दूसरे लोगों को जोड़ के उन जी सभी को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करने का काम सौंपेंगे तो जी हम इसमें हमें दो फायदे मिल रहे हैं। जी क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी के प्रभाव क्षेत्र में तो होगा, राइट। सही सही तो हम जो है ना पूरे 137 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे, राइट। सही और सही जो जिसके प्रभाव क्षेत्र में होगा जी तो एक व्यक्तिगत आस्था भी उसके साथ, एक व्यक्तिगत उसकी कनेक्टिविटी होगी। तो जी उन्हीं शब्दों को, उन्हीं बातों को जब वो कहेगा तो जी उसकी ग्राह्यता ज्यादा होगी। जी ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल सही मानते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे व्यक्तिगत तौर पे करूंगा, वो ये है हाँ कि जैसे आप अपना ये सारा वीडियो रिकॉर्ड सिस्टम करते हैं, हाँ हाँ बहुत सही है, लोग सुनते हैं और लोग प्रेरित भी होते हैं कि वो आपसे वार्ता करें। हाँ हाँ। लेकिन इसमें जो है जैसे फोटोग्राफ की जगह ब्लैक स्क्रीन अब वो होता है। बेसिकली जैसे मान लो, अज्यूम करिए कि आपका जैसे फोटो है वो जी मुझे मिल जाए तो हम इस ऑडियो के साथ में फोटो भेज देंगे तो आपका फोटो भी लग जाएगा। नहीं, मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है, मुझे अपने फोटो की बात नहीं है, मेरा नहीं, सभी का, तात्पर्य ये मेरा है कि जिससे भी सर, मेरी बात होती है अब मैं ध्यान रखूंगा कि यदि उसका फोटो मुझे मेरे पास आ जाए तो तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पे 1 मिनट में आ जाता है, मंगा लिया कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ उससे और ज्यादा ऑथेंटिसिटी ये लगेगी हाँ कि उस आदमी की, बहुत से लोग जो है मतलब जैसे आपका चेहरा मोरा है, हम्म। स्मार्टली सब लोग जानते हैं आपको, आप डीजीपी रैंक पे रहे, इतने बड़े काम किए हैं। मान लीजिए किसी जज से आप बात कर रहे हैं या किसी सोशल वर्कर से बात कर रहे हैं, किसी आईपीएस आईएएस से बात कर रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन से या बिजनेस क्लास से कर रहे हैं या किसी जर्नलिस्ट से ही कर रहे हैं, ठीक। तो उसका भी जो है उस पे जाएगा ना, तो एक कंप्लीट पैकेज लगेगा। वैसे तो वो जो है आपका जब आपका उपलब्ध सलाह नहीं बहुत होता है। अच्छी है और मैं इसको टू द एक्सटेंट पॉसिबल हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हाँ, उपलब्ध ना हो तो वो एक अलग बात है, ये अब हम जो कंटिन्यू। देखिए, हम उसको डिले नहीं करेंगे। यदि वो हाँ, इसको प्रकाशित होने के पहले यदि वो फोटो भेज देता है तो हम उसको डालने में हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो भेज देता है तो वो अब खुद से आदमी नहीं कहेगा ना, अगर आप ये कह दें कि जो है वो भेजे ना भेजे तब आप लगा दो, मेरा कहने का ये मतलब। नहीं है, आपकी सलाह बहुत अच्छी है। मैं इस बात जी को, और आपने देखा होगा कुछ लोगों में कुछ लोगों का लगा भी रहता है, हाँ, जो इनका मिल नहीं जाता है तो वही लगा देता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, उससे जानते हैं क्या फायदा होगा हाँ मैथिली हाँ। शरण साहब, आप समझिए। हम्म। उसके एक तो आपकी पर्सनालिटी में और चार चांद लगेगा कि ये आदमी जो है एकदम निष्पक्ष है, नंबर 1। दूसरा, केजरीवाल की तरह सिर्फ स्वतः की ब्रांडिंग नहीं कहलाएगी। जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, सारे राजनीतिक दलों को, सारे सांसदों को बेनकाब करके एक राष्ट्र हित में काम कर रहे हो, तो सामूहिकता दिखना भी चाहिए, मेरा ये सिर्फ कहना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखो, मैं तो मंत्रियों से बात कर रहा हूँ, मैं तो जी जो है ना मैं सांसदों सब से सुनता बात कर रहा हूँ, हूँ एमएलए जी। से बात कर रहा हूँ, हाँ, तो और बहुत उससे सारी और जगह असर तो मैं उनको पड़ेगा डांट भी दे रहा हूँ। सर, उससे ये असर पड़ेगा हाँ कि मान लीजिए किसी आप सांसद से बात कर रहे हैं, मंत्री से कर रहे हैं, अधिकारी से कर रहे हैं, तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। वैसे तो फोटो नहीं होगा तो भी होंगे, लेकिन हाँ। उससे ये होगा कि एक तरह से आप उसको एक तरह से ब्रांडिंग में जो है वो आ जाएगा आपकी, इसमें बिल्कुल क्राइम ठीक फ्री बात है, भारत में। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बिल्कुल ठीक क्योंकि बात ये है। यूट्यूब पे चला जाता है ना, तो ये वर्ल्ड वाइड है, तो वर्ल्ड लेवल पे मैथिली शरण गुप्त के साथ कितने लोगों ने वो किया, वो एक फोटो फ्रेम में भी कंटिन्यू चली जाएगी चीज, ठीक बात है, बिल्कुल वो ठीक मील बात है। का ये पत्थर ये ये साबित ये होगा। बात बहुत अच्छी आपने बताई है। मैं आपके इस सुझाव को बिल्कुल तत्काल प्रभाव से जो है ना आत्मसात करता हूँ। जी, धन्यवाद।
जी और ऐसे ही मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो है कम से कम अगर 20-30 लोग भी मैथिली शरण गुप्त साहब के लेवल के इकट्ठा हो जाएं तो व्यवस्था बदलने लगेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आंदोलन शुरुआत में अकेले ही आदमी ने किए हैं। महात्मा गांधी भी अकेले ही आ गए थे साउथ अफ्रीका से। मोदी जी भी जो है एकदम संघर्ष करके जो है एकदम निकल के आए। राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए। जो पारिवारिक है उनको तो मैं नाम ही नहीं लेता हूँ, वो तो परिवार के दम पे बन गए, लेकिन बहुत से लोग इस देश में संघर्ष करके भी आगे आए। तो उनमें से जो है आप जैसे लोग हैं, और अगर इस तरह के जो है 10-20 लोग भी इकट्ठा हो जाएं पूरे इंडिया में, तो उनके नीचे जो है उनके अम्ब्रेला में उससे बहुत ज्यादा ताकत। लोग जो है आईएएस आईपीएस ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं। नहीं, उनको उनको केवल जागृत करने की जरूरत है। हाँ वो जुड़े तो हैं, लेकिन हाँ, वो कैलिबर और वो चीज या वो इंटरेस्ट अभी नहीं वो दिखा रहे। मेरा नहीं कहना है दिखा जिस रहे हैं, नहीं, शिद्दत के उनका साथ कैलिबर मैं बहुत हाई है। जैसे मान लो नहीं, नीरज कुमार साहब है, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली रहे हैं, हाँ, राइट। लेकिन वो ईमानदारी से जैसे आप रात दिन सोचा करते हो लग जाए। मेरा कहने का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा नहीं, कहने का लगना मतलब तो पड़ेगा। देखो देखो हाँ देखो, हम जी, लोगों को पास खोने के लिए कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ सही हम बात। लोग अपनी पारी खेल चुके हैं, जी अब देश के हित की पारी है। जी और इस देश ने आपको इतना सब कुछ दिया है, जी ये अब हमारा पदी कर्तव्य भी बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि जी हम इस देश की जो गड़बड़ियां हैं, जी चूंकि हम उसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी डिजाइन कर पा रहे हैं, जी उसके लिए पाथवेज भी बना पा रहे हैं, जी उसके लिए कानून भी ड्राफ्ट कर पा रहे हैं, तो जी इन अनपढ़ गंवार और जी आधे अपराधियों के सहारे इस देश को, वैसी लोगों के सहारे इस देश को छोड़ना जी देशद्रोही की कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। तो कम से कम अपनी शक्ति तक हमको इस देशद्रोह से बचना चाहिए। फिर जी बाकी तो जो होगा वही जो प्रभु ने रच रच का कहा है ना, कि जी होए वही जो राम रच राखा, को कर जी तरक बढ़ावे साता। जी ठीक है, तो धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।